नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। ओम प्रकाश तिवारी बताएंगे नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह से कनेक्शन होने से एसपी महासचिव रामगोपाल यादव और सांसद अक्षय यादव का इनकार। सरोज सिंह आपको बताएंगी प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे के कारण सभी 187 स्कूल बंद करने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने खेद जाहिर करते हुए जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मेरे साथ देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा संसद नहीं चलने दे रही है, 40 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। सहारनपुर में की मुलायम की तारीफ। और विकास भदौरिया बताएंगे मोदी खेमे के योग गुरु रामदेव ने कहा बिहार में मोदी नीतीश के बीच कांटे की टक्कर, काले धन पर मोदी ने कहने लायक कुछ नहीं किया। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और यूपी की सत्ताधारी पार्टी और उनके परिवार से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के यादव सिंह को बचाने की वजह सामने आ गई है। मुलायम सिंह के भतीजे और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और यादव सिंह के बीच कारोबारी रिश्ते का पता चला है। अक्षय ने सितंबर 2013 में एनएम बिल्डवेल कंपनी के 9,995 शेयर यादव सिंह के सहयोगी राजेश मनोचा से 10 रुपए के भाव पर खरीदे थे। 5 शेयर अक्षय की पत्नी ऋचा के नाम पर ट्रांसफर हुए थे। उस समय इस कंपनी के शेयर की कीमत लगभग 2,048 रुपए होनी चाहिए थी। उसी के बाद यूपी सरकार ने सस्पेंड चल रहे यादव सिंह को नोएडा अथॉरिटी में बहाल कर दिया था। यादव सिंह के घर से पिछले साल नवंबर में इनकम टैक्स ने 10 करोड़ रुपए ऑडी कार से बरामद किए थे। कार उसी मनोचा की बताई जा रही है। मनोचा मैक्कन इंफ्रा नाम की कंपनी में निदेशक भी है। सीबीआई जांच कर रही है कि क्या यादव सिंह ने फर्जी आवेदनों के जरिए मैक्कन को 30 औद्योगिक प्लॉट दिलाए थे। यूपी सरकार पर यादव सिंह को लेकर नरमी बरतने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले महीने अखिलेश यादव सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी जिसमें यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। यादव सिंह से कारोबारी संबंधों के आरोपों को समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और उनके सांसद बेटे अक्षय यादव ने भी गलत बताया है। बिल्कुल गलत आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आई है कि अक्षय जो सांसद जी हैं उनके और यादव सिंह के कारोबारी संबंध में कोई संबंध नहीं, 100% झूठ। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये सच्चाई नहीं है तो फिर सच क्या है। यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाले नूतन ठाकुर और उनके पति अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इससे जाहिर हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार यादव सिंह को सीबीआई जांच से क्यों बचाना चाहती थी। पूरा शासन प्रशासन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहा था। क्यों इस मामले में एफआईआर नहीं चाह रहा था, यह बड़ी खुशी की बात है कि तथ्य सामने आया है। ऐसे में जिस तरीके से हमें लगातार परेशान किया जा रहा है वो यही दिखाता है कि विकास की बातें, भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें बस सरकार का दिखावा है। गले से तक सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यादव सिंह के मामले में हुए नए खुलासे पर बीजेपी ने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी के सभी इंजीनियरों और बड़े अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ये साबित करता है कि वो चोरी से इस मामले को दबाने की कोशिश में थे, लेकिन जांच में जब तथ्य खुलेंगे तो फिर वो कहां तक बचने की कोशिश करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, अभी भी रमण से लेकर नीचे तक के सब अधिकारियों को निलंबित करके जांच की परिधि में आने दीजिए। यानी अगर सीबीआई जांच अगर ठीक संपन्न हुई, जिसकी मुझे पूरी संभावना है, तो फिर आज नहीं तो कल बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। वाजपेयी के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी के बाकी अधिकारी भी समाजवादी पार्टी की शह पर यादव सिंह की तरह काली कमाई करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी में रह चुके साहिद सिद्दीकी का कहना है कि यादव सिंह की सीबीआई जांच अगर निष्पक्ष तरीके से की गई तो मुलायम सिंह और उनके परिवार के सारे राज खुल जाएंगे। शाहिद ने आरोप लगाया है कि इसी जांच को रुकवाने के लिए मुलायम सिंह हाल में लालू आरजेडी का महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये यादव सिंह जो है, मुलायम सिंह यादव की दुखती रग है।
इसके पास इतनी चीजें हैं, इतने राज हैं, इतने खेल हैं कि जब खुलने शुरू होंगे तो देश चकित रह जाएगा। और राम गोपाल यादव पूरी तरह से, उनका परिवार पूरी तरह से नोएडा के सारे घोटालों में, घपलों में इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ जो है मैं समझता हूं कि पूरी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो आज बीजेपी के साथ ये हाथ मिला रहे हैं राम गोपाल एंड कंपनी, उसके पीछे भी यह है कि ये अपने को बचाने के लिए केंद्रीय सरकार से हाथ मिला रहे हैं ताकि यादव सिंह के जब पोल खुलें तो ये ज्यादा फंसे नहीं, इन्हें केंद्रीय सरकार बचाए। कहा यह भी जा रहा है कि हाल में ही मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर मुलायम ने महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ा? क्या यादव सिंह मामले की जांच का डर ही उनके लिए महागठबंधन छोड़ने की वजह बनी? नीतीश कुमार के पास भी नहीं है इस सवाल का जवाब। महागठबंधन से अलग होने के मुलायम सिंह यादव के फैसले पर नीतीश कुमार ने कहा, पता नहीं मुलायम ने किन हालात में ये फैसला लिया, लेकिन बिहार में मजबूत है हमारा गठबंधन। हमने पूरी कोशिश कि सब मिलकर एक दल बना लें, जनता परिवार की एकता हो जाए, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो सके। उनको जो भी अच्छा लगता है वो अपना करते हैं। किस कारण से उन्होंने किया, क्या उसके पीछे मकसद है, इन चीजों पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि बिहार का जो गठबंधन है, महागठबंधन, वह इंटैक्ट है, वह नीतियों पर आधारित महागठबंधन है और हम लोग बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के अलग होने का बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सहारनपुर की जनसभा में की मुलायम सिंह यादव की तारीफ। कहा, विरोधी होने के बावजूद संसद चलाने के पक्ष में खड़े हुए मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले इसके लिए मुलायम सिंह रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। विरोध तो मुलायम सिंह जी हमारा करते हैं, कौन विरोध करते हैं? मोदी की जितनी आलोचना हो सकती है मुलायम सिंह करते हैं, लेकिन जब संसद की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर, संसद के नियमों के लिए, संसद की परंपरा के लिए, संसद के मूल्यों के लिए खड़े हो गए। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम भले ही विरोधी होने के बावजूद संसद चलाने के हक में रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और संसद नहीं चलने दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश का पीएम मोदी पर हमला। कहा, केंद्र ने बिहार चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। केंद्र की सरकार ने और सत्ताधारी दल ने इसको इतना हाई प्रोफाइल बना दिया है अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर कि सारे देश भर के लोग आए हुए हैं। हम लोगों का काम सर्वे रिपोर्ट पर कमेंट करना नहीं है, हम लोगों का काम है अपना जनसंपर्क करना, लोगों के बीच में अपनी बात रखना। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक बीजेपी के तमाम नेताओं को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया। जिन आडवाणी जी ने इस पार्टी को 2 से 86 तक पहुंचाया और आगे बढ़ाया, जो जोशी जी की मेहनत या उनका जो ज्ञान है, तो इन सब चीजों से अब बीजेपी को मतलब क्या है? हरि बाबू ने जो काम किया है इस बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में, तो जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया अब उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं। खुलेआम बीजेपी का समर्थन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने बिहार चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा देगा। बिहार में कांटे की टक्कर है। इस समय लगभग दोनों पक्ष बराबरी पर खड़े हैं। दोनों पक्ष से मतलब लालू, नीतीश और एक तरफ, दोनों पक्ष से मतलब नीतीश और मोदी जी। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतीश और लालू के गठबंधन से बराबरी की टक्कर है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी के नेता अपनी सरकार बनने की बात कहकर ताल ठोक रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन को लेकर आज मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। बाबा रामदेव ने कहा, काले धन पर किए वादे पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि काला धन वापस आ गया है।
योग गुरु रामदेव के अचानक सुर बदल गए हैं। जैसलमेर में जवानों को योग सिखाने पहुंचे रामदेव ने काले धन को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना बड़ा एक काला धन का मुद्दा है और उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना होना, इससे दुख तो होता है। मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ ना कि हम कह सके कि अब इसमें 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए काला धन आ गया। कानून बनाए हैं, कार्रवाई की है, SIT गठित की है, उसके बाद में भी जो है डेडलाइन थी वो तो चली गई, सितंबर 31 की थी, जो है शायद अब ये चली जाएगी डेडलाइन भी, है ना। तो इसमें कुछ आ तो नहीं रहा। तो मात्र कानून बनाने से काला धन नहीं आएगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। बाबा रामदेव को बीजेपी का प्रबल समर्थक माना जाता है। ऐसे में उनके इस बयान से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाबा रामदेव मोदी सरकार से नाराज हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा 40 लोग संसद का काम रोककर विकास में रुकावट डाल रहे हैं। जनसभा को बताया लोकसभा से ऊपर। देश की संसद को बांध में रखे, देश की संसद को चलने में दे। भाई बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इसलिए मैंने निर्णय किया है, अगर लोकसभा में हमें बात को रोक दिया गया, लोकसभा में हमारी आवाज को गौण दिया जाता है, तो लोकसभा से आगे भी एक जनसभा होती है और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया है, जबकि पिछली यूपीए सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने पर कांग्रेस ने बोला हमला, सरकारी आदेश को बताया अहंकार की मिसाल। अहंकार का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि आप चंडीगढ़ के 187 स्कूल बंद कर दें और जब कांग्रेस के नेतागण इस बात के विरोध की बात करें तो कल रात से ही उन्हें अपने घरों में गिरफ्तार करके नजर बंद कर दें। क्या प्रजातंत्र और लोकतंत्र की मान्यताओं का भाषण देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसान की, मजदूर की, गृहिणी की, बच्चों की, बड़ों की और संस्कार और संस्कृति का कितनी परवाह है, ये केवल इन बातों से साबित होती है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार मनमोहन सिंह भी चंडीगढ़ आए, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आए, लेकिन किसी की यात्रा के दौरान इस तरह की पाबंदी नहीं लगी। अपनी यात्रा के दौरान चंडीगढ़ के सभी स्कूल बंद किए जाने पर पीएम ने खेद जताया, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, मेरी यात्रा के कारण चंडीगढ़ के नागरिकों को जो परेशानी हुई, खास तौर पर स्कूल बंद करने के कारण, उसके लिए मुझे खेद है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस मामले की जांच की जाएगी और चंडीगढ़ के लोगों को हुई दिक्कतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी की चंडीगढ़ यात्रा के लिए शहर के सभी 187 सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने पीएम पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के चंडीगढ़ के भाषण पर फिर लगाया हवाबाजी का आरोप, कहा कीमतें आसमान छू रही हैं और पीएम महंगाई घटने के दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने महंगाई पर रोकथाम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हवाबाजी मजाक है। महंगाई आज आसमान को छू रही है। अरहर की दाल जब हमने शासन छोड़ा 82 रुपया किलो थी, आज 145 रुपया किलो है। प्याज जो आम जरूरत की वस्तु है वो 80 और 100 रुपए किलो के दाम को छू रहा है। खाने का तेल जो है वो 180 और 190 रुपए किलो पर बिक रहा है, लीटर पर बिक रहा है। पर प्रधानमंत्री जी गृहस्थी चलाते नहीं, तो शायद इसलिए उनको जानकारी नहीं कि आम गृहिणी की समस्याएं क्या हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम की चंडीगढ़ की रैली पूरी तरह से राजनीतिक थी, लेकिन इसका खर्च हाउसिंग बोर्ड के जरिए गरीब जनता पर लाद दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बनने से इलाके के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने नए टर्मिनल का इस्तेमाल किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए करने का सुझाव भी दिया। मैंने विभाग के लोगों को कहा है
कि सिर्फ पैसेंजरों को ले जाने के लिए ही हवाई अड्डा नहीं, हमारे किसान जो पैदावार करते हैं उनके लिए भी हवाई अड्डा कैसे काम आए, ताकि उनके उत्पादित की गई चीजें हवाई जहाज से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे और हमारे यहाँ के किसान को उचित मुआवजा मिले, उसको उचित इनकम मिले। ये महत्वपूर्ण काम करने की दिशा में भी ये सुविधा काम आए, उसके लिए मैंने उनको आज कहा है वे इस पर अध्ययन करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात चंडीगढ़ में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद सेक्टर 25 में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने आज उड़ीसा की सरकार पर हमला करते हुए कहा, राज्य की सरकार ना तो लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है और ना ही लोगों के भविष्य पर। जो फोकस सरकार का हेल्थ केयर पे होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, उड़ीसा के भविष्य में होना चाहिए, वो नहीं है। इस अस्पताल को चलाने का कोई बड़ा काम नहीं है। उड़ीसा में पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आपके पास माइंस हैं, आपके पास धन है, मगर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो उड़ीसा के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। राहुल गांधी आज कटक में शिशु सदन गए थे, जहां पिछले 1 महीने में 52 नवजात बच्चों की मौत हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिया है कि सीमा पर भारत पहली गोली नहीं चलाएगा। गृह मंत्री से मुलाकात करने आए पाकिस्तान के रेंजर्स के डीजी फारूक उमर बुर्की को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरीके से लगातार सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहता है और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है और उसका जवाब भारत को देना पड़ता है, तो ये निश्चित तौर पर दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अगर कोई भी पक्ष गोली चलाता है तो उससे पहले इल्यूमिनेशन बॉम्ब बर्स्ट किया जाएगा, ताकि दूसरे पक्ष को ये आगाह किया जा सके कि गोलीबारी की जा रही है, ताकि वो अपनी तरफ से ये पता कर सके कि आखिर गोलीबारी की वजह क्या है। भारत की तरफ से 40 ऐसे सबूत दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर आते हैं और घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं और वहाँ की सरकार की तरफ से बाकायदा उनको सहयोग मिलता है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 9 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अदालत ने आज 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मुंबई की सेशंस कोर्ट स्थित विशेष मौका अदालत ने मुंबई में 11 जुलाई 2006 के सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में फैसला सुना दिया है। सिमी के लोगों पर इस सीरियल ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। 9 साल चली अदालती कार्रवाई के बाद कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी माना है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 188 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सभी 12 दोषियों को सजा का ऐलान 14 सितंबर को होगा। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की वकील रही रोहिणी सालियान के आरोपों की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को जारी किया है। रोहिणी सालियान ने आरोप लगाया था कि केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद उनसे एनआईए के कुछ अधिकारियों ने मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े मुकदमे में ढिलाई बरतने को कहा था। इस आरोप की एसआईटी से जांच की मांग पर सभी पक्षों को 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। एनआईए ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट का आरोप चरमपंथी हिंदू संगठनों पर लगाया है और साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में चल रही मुकदमे की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की थी, जिससे फिलहाल आरोपियों को जमानत न मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अक्षय यादव पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा। प्रधानमंत्री मोदी से आखिर क्यों रूठ गए रामदेव और पाकिस्तानी रेंजरों से बातचीत में क्या मिलेगा? रात 10 बजे एक बार फिर मिलेंगे दिन भर की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।